गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही है। जिस तरह से एफआईआईज बेच रहे हैं उस तरह से मार्केट भी गिरावट जो थमने का नाम नहीं ले रही है। और इनफैक्ट हम लंबे वीकेंड की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन बाजार बंद रहेगा। तो इस लंबे वीकेंड से पहले आपको बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, हमारी मदद करने के लिए, हमें स्ट्रैटेजाइज करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के एवीपी रिसर्च एंड एडवाइजरी विष्णुकांत उपाध्याय जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। कैसे रणनीति बनानी चाहिए वेरी बाजार में? जी जी। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल से 3 दिन के एक लॉन्ग वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल के सेशन में हमने एक टर्मोइल ब्लड बाथ देखा, जो कि कि कल के सेशन में ही नहीं बोलूंगा मैं, मतलब एक कंटिन्यूअस गिरावट मार्केट में चल रही है। 10% अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 26,277 से मार्केट गिर चुका है लगभग। और सीरियसली ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, बिकॉज इट्स अ वेरी वर्टिकल फॉल। इट्स नॉट ए स्लो एंड स्टेडी, इट्स अ वर्टिकल फॉल इन द मार्केट। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 और 42 डेज में ये फॉल हमको देखने को मिला है। वेरी ट्रिमेंडस फॉल है मार्केट में। तो यदि संदीप जी, आज के वैसे तो यदि इस गिरावट के पीछे के कारणों की यदि हम बात करें, रीजंस की हम बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि एफआईएस की सेलिंग है। हमारी जो क्वार्टरली जो अर्निंग्स थी, सेकेंड क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी, और एफआईएस की सेलिंग, ये दो सबसे बड़े कारण थे। और इसके अलावा यूएस की बॉन्ड यील्ड में पिछले 2 महीनों में जो 17 से 18% की तेजी आई है, जिसने कि फॉरेन जो कैपिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और इसके अलावा चाइना का कुछ स्टिमुलस, ऑल्दो मैं उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना की तरफ से भी फॉरेन फंड का आउटफ्लो हमको देखने को मिला है, राइट। बट यूएस की जो बॉन्ड यील्ड में जो तेजी है 17 से 18% की, जो हमने पिछले 2 महीनों में देखी है, अक्टूबर और नवंबर को मिला के, एक सबसे बड़ा कारण है फॉरेन फंड आउटफ्लो का। 1 लाख समथिंग 14,000 करोड़ की सेलिंग हमने अक्टूबर में देखी, और इस मंथ में अभी तक हम मोर देन 25,000 करोड़ तक की सेलिंग देख चुके हैं ऑलरेडी मार्केट। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अभी फिलहाल वीक है। मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी कुछ टाइम पहले। उसके जो टारगेट्स निकल के आए थे वो 23,500 के आसपास तक के थे, जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास भी है। और आज मार्केट ने जो गिरावट, और जो सॉरी कल के सेशन में जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी, वो 23,500 के आसपास ही हुई थी, लगभग 350 पॉइंट की गिरावट थी मार्केट में। सी, तो इस प्रकार के मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते मार्केट को, कि क्योंकि मार्केट का जो टेक्सचर है वो वीक है। हमको यहाँ ये देखना होगा कि मार्केट में अभी क्या फ्रेश ट्रिगर्स ऐसे आएंगे जो मार्केट को तेजी की ओर लेके जाएंगे। ऑल्दो यदि मैं रिजल्ट सीजन की बात करूं, तो आज निफ्टी इंडेक्स के कुछ रिजल्ट, कुछ निफ्टी इंडेक्स की कुछ कंपनी के रिजल्ट आने हैं, ग्रासिम और हीरो मोटोकॉर्प के। और थैंकफुली आज ही मुझे लगता है कि सारी जो मेन कंपनी है बीएसई 500 भी, उन सभी कंपनियों के रिजल्ट आज आ जाएंगे। तो कुछ ट्रिगर्स मार्केट में हैं जो कि सेटल डाउन हो जाएंगे। क्वार्टरली जो अर्निंग का सेशन है वो आज खत्म हो जाएगा। वही मार्केट का जो एक पोटेंशियली जो टारगेट्स थे कि मार्केट निफ्टी जो है वो 23,500 के आसपास तक जाएगा, क्योंकि वहां 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइन करता है, वो भी कल के सेशन में मार्केट ने अचीव कर लिया। तो यहां पे थोड़ा सा मुझको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज वीकली एक्सपायरी भी है। यदि मार्केट कल के लो को होल्ड करता है, जो कि मैंने अभी कोट किया कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, कल के लो को यदि मार्केट होल्ड करता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। बट प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमको शुरुआत के 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन देखना पड़ेगा। 1 घंटे का जो सेशन है शुरुआती, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे आपने कहा सर, 23,500 का जो लेवल है उसको ब्रीच नहीं किया है मार्केट ने, कल के सेशन में तोड़ा नहीं है। तो बड़ा सवाल अब मार्केट के सामने यही है कि क्या ये गिरावट और आगे बढ़ने वाली है, 23,500 भी टूटता हुआ दिखेगा जो कि बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, या फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो कल का बाजार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम आज की तैयारी शुरू करेंगे। कल के बाजार में क्या हुआ पहले वो समझते हैं।
कल भी एक बड़ी गिरावट का दिन था। 300 अंकों से ज्यादा निफ्टी लुढ़कता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में अगर आप देखें एक समय 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी। 984 अंक की गिरावट लेकर हमने देखा सेंसेक्स में क्लोजिंग बनती हुई दिखी और बैंक निफ्टी भी अछूता नहीं था। करीब 900 अंकों के आसपास की गिरावट यहां भी देखने को मिली। और जैसे आपने कहा सर, 27 सितंबर को हमने रिकॉर्ड हाई टच किया था और करीब 1.5 महीने के आसपास का समय बीता है और बाजार में हम देख चुके हैं कि हायर लेवल से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। जो हायर लेवल्स बने थे 26,277 के, वहां से 2700 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी में देखी है। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 8,287 पॉइंट, करीब करीब 8,300 अंक और 4,200 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिखी है। हालांकि मार्केट अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स निफ्टी 10% के आसपास, बैंक निफ्टी में 26 सितंबर को रिकॉर्ड हाई बना था एक दिन पहले जब सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया था और वहां से करीब करीब 7.25% की गिरावट हुई है। तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली हायर लेवल से जो गिरावट हुई है उसमें हम देख रहे हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सवाल अब यही है सर कि क्या यहां से मार्केट और ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये जो 10% का करेक्शन हुआ है मार्केट में, अगर मैं उसको आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं तो 5% जब बाजार में गिरावट होती है हायर लेवल से तो उसे हम पुल बैक कहते हैं। जब 10% की गिरावट होती है तो उसे आप देख सकते हैं ये करेक्शन बोलते हैं और 10% जो गिरावट हुई है हम वही करेक्शन वाले फेज में अभी पहुंचे हैं। जब 20% हायर लेवल से मार्केट करेक्ट होता है तब उसे बियर मार्केट कहते हैं। 35% हो जाता है तो मार्केट क्रैश बोलते हैं और 50% मंदी यानी कि रिसेशन वाली जो स्थिति है वो मार्केट में आती हुई नजर आती है। तो अब अभी हम केवल 10% करेक्ट हुए हैं और बाजार में हम देख रहे हैं कि जो हाहाकार की स्थिति है वो बनती हुई दिख रही है। विष्णु सर, आप क्या कहेंगे, क्या हम 20% करेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर आप लोग को लगता है कि जो शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना है वो ज़्यादा है, क्योंकि कल जिस तरह का सेलिंग प्रेशर था 23,500 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो नहीं ब्रीच हुआ है और इनफैक्ट वहीं से बाजार घूमता हुआ भी दिखा है। कोई उससे बहुत ऊपर जाकर बंद नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बात या रिलीफ ये है कि 23,500 नहीं टूटा कल के सेशन में। तो संदीप जी, जैसा कि मैंने दो की ट्रिगर्स की आपको बात की कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और क्वार्टरली अर्निंग्स, ये दो जो मेन ट्रिगर्स थे, ये अभी फिलहाल कहीं हद तक सेटल हम कह सकते हैं हो चुके हैं। मार्केट इन क्वार्टरली जो सेशन है वो तो आज निकल ही जाएगा। बाकी मार्केट जो है वो 200 डे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसको कल अचीव कर चुका है, राइट। अब क्या यहाँ से ये जो आपने कहा कि करेक्शन पूरा हो चुका है, क्या यहाँ से आप शॉर्ट कवरिंग रैली और एक नया फ्रेश बाइंग हमको देखने को मिलेगी? ये इस पे कमेंट कर पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। रीजन इज दैट कि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन अभी बाकी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन है और 23 को काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है। और महाराष्ट्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की, राइट। तो वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल शिफ्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये आने वाला अभी जो फोकस है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। अब टेक्निकली यदि स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मैं प्योरली टेक्निकल लेवल्स पे प्ले करना चाहूंगा रादर देन एनी फंडामेंटल डेवलपमेंट्स। और प्योर टेक्निकल लेवल्स ये होंगे कि जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर है, यानी कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म के लिए अपनी बाइंग कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि स्ट्रक्चर मार्केट का वीक है और मार्केट को यदि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिकवरी चाहिए तो 24,000 के ऊपर निकलना होगा। और मार्केट को यदि अपने सेंटीमेंट में चेंज यानी कि शिफ्ट होना है, यदि बेरिश से बुलिश में जाना है तो 24,500 के ऊपर मार्केट को निकलना होगा। तो यानी कि इंट्राडे में यदि मार्केट 23,500 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है तो हम अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैंक की रणनीति को अपना सकते हैं। और जहां मार्केट 23,900 950 की रेंज में आता है तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं यदि 24,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर दोबारा से हम बाइंग में बैठ सकते हैं 24,400 और 500 के टारगेट्स के। ठीक है, तो बाइंग आप कह रहे हैं कि 24,000 के ऊपर जाएगा तभी स्टार्ट करनी है और अगर 24,500 के ऊपर निकल जाता है फिर बाजार में मजबूती लौटती हुई नजर आ सकती है और खुदा ना खास्ता अगर 23,500 टूट गया फिर तो बाजार में गिरावट और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कोई टारगेट सर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो? जी देखिए, बेसिकली मेरा ये पर्सनली सोचना ये है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा फियर में आते हैं तो वहां एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने के लिए। तो अभी तक तो फिलहाल ये था कि रिटेल को बहुत ज्यादा पैनिक नहीं था, बट जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से लगातार गिरावट का दौर जारी है मेन इंडेक्स में भी, मुझे कल के ट्रेडिंग सेशन से कुछ सेंस ऐसा लग रहा है कि रिटेल थोड़ा सा फियर में फिलहाल अभी आ सकते हैं, उनके पोर्टफोलियोज काफी डाउन है।
तो यदि रिटेल का सेलिंग की तरफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो हमको एक इनिशियल साइन मिल सकता है कि मार्केट यहाँ बॉटम आउट हो सकता है। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बॉटम आउट होने के लिए मार्केट में ना एक या दो दिन की ट्रेडिंग आप नहीं देख सकते हो कि आज आपने देख लिया मार्केट 1.5% या 2% ऊपर चला गया तो आप ये सेंस कर लो कि मार्केट में अब ये बॉटम बॉटम आउट हो गया मार्केट। उसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 दिन के ट्रेडिंग सेशंस को देखना पड़ेगा, मार्केट की ब्रीथ को आपको चेक करना पड़ेगा, एफआईएस की एक्टिविटी को, लॉन्ग शॉर्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। बट जैसा कि आपने कहा कि यदि मार्केट डिसाइसिवली 23,500 के नीचे स्लिप होता है तो पहला साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 और दूसरा 22,800, ये दो लेवल्स के लिए आप तैयार हो जाए। ठीक है, तो 23,000 और उसके बाद 22,800 तक के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं अगर 23,500 का जो की अहम सपोर्ट लेवल मार्केट में अगर टूट जाता है। अच्छा सर, बैंक निफ्टी अब तो वीकली एक्सपायरी वाला जो सिस्टम है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कल लास्ट एक्सपायरी थी उसकी वीकली, अब पूरा जो फोकस है वो मंथली पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन रिलेटिवली अगर हम हाई से करेक्शन देखें तो निफ्टी सेंसेक्स की बनस्पत हमने देखा है कि कम गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में। तो आपका क्या सेंस है सर, क्या ये जो आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी जितना भी गिरेगा उससे कम गिरेगा बैंक निफ्टी, या फिर ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगी, या फिर आप कहेंगे कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी सेंसेक्स को मैच करता हुआ दिखेगा? अब जितना बैंक निफ्टी और सेंसेक्स गिरेंगे उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगा? देखिए संदीप जी की बैंक निफ्टी का एक सबसे बड़ा लूज पॉइंट ये है कि उसने अक्टूबर के जो लो है उसको रिवाइज किया है और 51,000 के क्रूशियल साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे कल ट्रेडिंग इसने क्लोजिंग दी है। अब जो देख पा रहा हूँ फिलहाल बैंक निफ्टी में, मैं सिर्फ एक स्टॉक को देख रहा हूँ जो कि एचडीएफसी बैंक है, जिसने कि अभी रिसेंटली अपनी वीकनेस को रीगेन किया है। राइट, ये 1800 का जो इसका एक जो लेवल था ना, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो 1800 के लेवल के आसपास से ये स्टॉक दोबारा ये टूटना स्टार्ट किया है। और मुझे लगता है कि यदि ये कंटिन्यू रहता है तो डाउन साइड में 1600 और 1580 तक के लेवल आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार की वीकनेस इस हैवी वेट स्टॉक में है। तो यदि ऐसा होता है, जो कि मुझे लगता है कि कार्ड पे है ऐसा, तो बैंक निफ्टी में भी आप एक बार गिरावट देख सकते हो। और अंतर सिर्फ इतना है कि बैंक निफ्टी जो है ये एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला इंडेक्स नहीं है, इसमें केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स आते हैं, तो इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा आसान होता है। आप केवल और केवल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन समूह के इन चार्ट्स को देख के एनालाइज कर सकते हो बैंक निफ्टी कहां जाएगा। तो फिलहाल मेरे को ये नजर आता है कि बैंक निफ्टी में भी गिरावट का दौर थोड़ा सा जारी रहेगा। 50,000 के नीचे यदि ये 51,000 के नीचे यदि बैंक निफ्टी रहती है तो गिरावट का दौर इसमें जारी रहेगा, और डाउन साइड में 50,000 तक के लेवल भी आपको बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को आप बैंक निफ्टी में भी अडॉप्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, सेल ऑन राइज की रणनीति आप बैंक निफ्टी में भी लगा के चलें। और इनफैक्ट कल हमने देखा जो गिरावट थी उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनएसई के जितने भी इंडेक्स हैं वो तमाम इंडेक्स लाल निशान के साथ बंद हुए। सबसे ज़्यादा क्या पिटे हैं आप देखिए रेट सेंसिटिव, चाहे वो रियल्टी देखिए, पीएसयू बैंक देखिए, मेटल देखिए, ऑटो, मीडिया, इन सब में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। और निफ्टी के आप देखिए 50 में से 44 शेयर ऐसे हैं जो कि कल के सेशन में गिर के बंद हुए। तो आप समझ सकते हैं निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन कैसा था। सबसे ज़्यादा गिरने में आगे थे ऑटो शेयर ही, हीरो मोटो, एमएनएम, हिंडाल्को, टाटा स्टील, और मेटल और ऑटो आप कह सकते हैं टॉप लूजर्स में शामिल थे। इसके अलावा ब्रिटानिया, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इन्होंने थोड़ा बहुत इंडेक्स को संभालने की कोशिश करी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मदद इनसे नहीं आती हुई दिखी। तो सर ये जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, भले ही इन्फ्लेशन का प्रेशर है जो 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई, आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है 6% का उसके ऊपर है, आपकी क्या राय है? अब रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो में क्या करें जो रेट सेंसिटिव्स हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट संदीप जी, मैं फिलहाल अभी ये जो वाइड स्प्रेड सेलिंग जो अक्रॉस द बोर्ड चल रही है, मैं इस सेलिंग में सेक्टर स्पेसिफिक तो नहीं जाना चाहूंगा शॉर्ट टर्म में। राइट, यदि किसी का नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो डेफिनेटली वो पावर और फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ शिफ्ट कर सकता है, जो कि कुछ एएमसी कंपनी है वेल्थ मैनेजमेंट में, जैसे कि आपकी एचडीएफसी एएमसी हो गई या निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ, कुछ इस प्रकार की कंपनी में शिफ्ट कर सकता है। मैं फिलहाल अभी इस गिरावट में स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स मेरे को मेरे चार्ट पे अच्छे नजर आते हैं, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और प्राइस एक्शन जिनमें अच्छा बिल्ड हो रहा है, मैं फिलहाल उन स्टॉक्स में पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन कि मैं किसी सेक्टर को पकड़ूं, कि मैं ऑटो पे जाऊं या फिर मैं फार्मा पे जाऊं या फिर मैं एफएमसीजी पे जाऊं। डेफिनेटली सारे ही सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट का दौर जारी है, तो मैं फिलहाल अभी सेक्टर स्पेसिफिक होने से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बचना चाहूंगा।
ठीक है, तो क्या चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं सर? चुनिंदा से मेरा मतलब है जहाँ पे न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एनटीपीसी में ट्रिगर है, इन्होंने अपने एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लॉन्च कर दिया है। 102 से 108 का प्राइस बैंड अगले हफ्ते खुलेगा। एनएमडीसी में बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, पीएफसी, बीईएल, गेल, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाम हैं पीएसयू स्पेस में जहाँ पे हमने देखा है कि नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स जहाँ अच्छे आए हैं, यहाँ पे बोनस का या फिर आईपीओ का ट्रिगर है, क्या उनमें खरीदारी कर सकते हैं? ये डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं पावर सेक्टर पे थोड़ा सा निगाह बना के रखना चाहूंगा, तो पावर सेक्टर में मेरा जो प्रिफर्ड पिक रहेगा वो एनटीपीसी, पावर ग्रिड ही रहेंगे। ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर कि मैं निगाह बना के रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि यदि आपका नजरिया थोड़ा सा 2 से 3 साल का है तो इन दो स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। वहीं यदि पीएसयू बैंक की बात करें तो मेरे रडार पे फिलहाल अभी एसबीआई है, जो कि पीएसयू बैंक का एक हैवी वेट स्टॉक है। आप पीएसयू बैंक में जाना चाहते हैं तो अनडाउटेडली आप एसबीआई में एक बार पैसा लगा के जा सकते हैं। ठीक है, तो पावर में पावर ग्रिड और एनटीपीसी और एसबीआई पीएसयू बैंकों में, इनमें आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखें या फिर ब्रेड देखें, मिड कैप स्मॉल कैप पे किस तरह की एक्टिविटी थी, तो 1:6 के आसपास का हमने देखा है कि कल के सेशन में जो एडवांस डिक्लाइन है वो बनता हुआ दिखा है। 400 शेयर ऐसे थे जो कि केवल चढ़कर बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स 1450 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखिए 1650 अंक, और रिकॉर्ड हाई से आप देखेंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 5775 अंक, और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे जो रिकॉर्ड हाइस लगे थे वहाँ से 7000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर आपका व्यू क्या है सर? क्या छोटे मझोले शेयरों में जब तक आप कह रहे हैं कि ये जो वाइड स्प्रेड बिकवाली चल रही है तब तक पूरी तरह से दूर रहें? डेफिनेटली मैं फिलहाल दोबारा अपने आप को रिटेट करूंगा कि यस, मैं हर स्टॉक्स में तो मैं नहीं देखना चाहूंगा कि ये स्टॉक यदि 30% करेक्ट हो गया तो इसमें आप पैसा लगा दीजिए, ये स्टॉक 40% करेक्ट हो गया तो इसमें आप पैसा लगा दीजिए, क्योंकि कि बढ़ते हुए मार्केट में कोई हाई नहीं होता है कि स्टॉक कहां तक पहुंचेगा, और गिरते हुए मार्केट में भी कोई बॉटम नहीं होता है कि स्टॉक कहां तक गिरेगा। यदि वो 40% गिर चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 60% ही गिरेगा या 80% तक नहीं गिरेगा, यदि वो 600-700% का रिटर्न आपको दे चुका है तो। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक की तरफ यदि मैं जाना चाहूंगा तो मेरे रडार पर फिलहाल अभी 3 स्टॉक्स हैं, जिनमें से कि दो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। और उन स्टॉक्स के नाम है, एक तो पिरामल फार्मा है, सुवेन फार्मा है और टाइटन। ये 3 स्टॉक्स मेरे को अभी शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये अभी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी हैं। और एक स्टॉक है टाइटन जो कि अपना ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, और रिसेंट जो लेवल्स हैं ये काफी ल्यूक्रेटिव लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है। होने के लिए यदि आपके पास 3 से 4% है तो पाने के लिए आपके पास 10 से 12%। ठीक है, तो पीपीएल फार्मा, सुवेन फार्मा और टाइटन, ये फार्मा और एफएमसीजी यानी कि डिफेंसिव्स में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन हम बात करें सर लंबे वीकेंड की और हम बढ़ रहे हैं, तो 3 दिन में जो ये जो छुट्टी आ रही है 3 दिन की, उससे पहले आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? शुरू करते हैं आज की तैयारी। लंबा वीकेंड है और इनफैक्ट एक्सपायरी का दिन भी है, तो एक तड़का लगता हुआ दिखेगा एक्सपायरी का लंबे वीकेंड से पहले बाजार में। और एफआईएस की बिकवाली तो जारी है, अर्निंग्स रिपोर्ट खराब आ रही हैं, करेंसी हमारी वीक है, तो सब फैक्टर्स खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर विष्णु सर की बात सही साबित होती है कि रिटेल भी अगर बिकवाली करने लगते हैं पैनिक में आके, क्योंकि ज़्यादातर वो मिड कैप स्मॉल कैप ही होल्ड करते हैं, तो फिर तो बाजार में हो सकता है कि और भी ज़्यादा गिरावट बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन सर शायद आपने मेरा जो पहला सवाल है वो प्रीएम्प्ट कर लिया है। मैं आपसे फार्मा के बारे में पूछना चाह रहा था। हेल्थ केयर फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि सेवियर के तौर पे निकल के सामने आ रहा है। वहाँ पे ज़रूर हम देख रहे हैं कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में दिख रहा है, भले ही बाजार में हम ओवरऑल चौतरफा गिरावट देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए सुवेन जिसकी बात आपने करी, पीपीएल, ये दोनों कल के स्मार्ट परफॉर्मर थे। मेड प्लस हेल्थ हुआ, मार्क्सन्स फार्मा, एल्कम लैब्स, विमता लैब्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान के साथ कल के सेशन में भी बंद होते हुए नजर आए हैं। तो उस लिहाज से सर क्या हेल्थ केयर फार्मा में जो डिफेंसिव बाइंग हो रही है, क्या यहीं पे हमें भी बाइंग करके चलना चाहिए, यहीं पे खरीदारी करने के मौके हैं? जी, मैं अभी भी यही बात अपने आप को दोहराऊंगा कि एक आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। हाँ, हेल्थ केयर फार्मा में एक एक अच्छा रूम है, एक अच्छा स्पेस है। और मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे कि आपका फोर्टिस है, मैक्स हेल्थ केयर है, आप उन स्टॉक्स को, क्योंकि ये स्टॉक जो है रिलेटिवली अभी स्ट्रेंथ है फिलहाल मार्केट में, जिस तरीके का आपको डिक्लाइन शो किया है इन स्टॉक्स में आपको उस प्रकार की, अपोलो हॉस्पिटल है, उस प्रकार की गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रेंथ आपको शो कर रहे हैं, रिलेटिवली स्ट्रांग है कंपेयर टू द मार्केट, तो
क्योंकि वो स्टॉक मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिलहाल अभी मिड कैप में या लार्ज कैप में लो बीटा स्टॉक है। फिलहाल अभी के लिए आप उन्हीं स्टॉक्स को फिल्टर करो जो लो बीटा स्टॉक है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहा आपने। हेल्थ केयर में आप यदि फार्मा में जाना चाहते हैं तो मेरी पहली पसंद फोर्टिस और हेल्थ सॉरी मैक्स हेल्थ केयर ही रहेगी। फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर, आप अगर हेल्थ केयर में रहना ही है तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा सर, आईपीओ मार्केट में भी बहुत एक्शन है। हमने एनटीपीसी ग्रीन की बात ऑलरेडी कर ली है। कल हमने देखा था 2 लिस्टिंग्स हुई थी, एक अच्छी रही एक खराब रही। स्विगी की आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो बेहद शानदार रही। इनफैक्ट क्लोजिंग होते होते तो स्टॉक में हमने देखा बाइंग इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। और एक्मे सोलर में भले ही आपको क्लोजिंग हरे निशान के साथ बनती हुई दिखी, लेकिन इशू प्राइस के नीचे जाकर ही यहाँ पे क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। और आज बाजार में सर नीवा बूपा की भी लिस्टिंग होने वाली है, जिसके आईपीओ को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, 1.8 टाइम्स ही बढ़ता हुआ दिखा था ये। तो आईपीओ मार्केट में सर स्विगी लिस्ट हो गया, एक्मे सोलर लिस्ट हो गया, उनमें क्या करना है, और नीवा बूपा में आपको क्या लगता है किस तरह की लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है? संदीप जी, बेसिकली मैं क्योंकि इनके चार्ट्स अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाते तो मैं रीड कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी। तो मैं आई वुड प्रेफर टू इसके डिस्कशन। तो जोमेटो में सर अगर आप बता पाएं, क्योंकि स्विगी की इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई है, तो क्या उसका जोमेटो पे रब ऑफ इफेक्ट दिखेगा पॉजिटिव साइड पे? या डेफिनेटली देखिए, कंपटीशन जब मार्केट में बढ़ता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट कम, थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ही ज्यादा पड़ता है। बट हाँ, टेक्निकली यदि आप चार्ट को एनालाइज करें तो जोमेटो जो है अपने बहुत ही क्रूशियल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट विच अलाइंस अराउंड 240 240 के ऊपर काफी अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे जब तक जोमेटो का शेयर 240 के ऊपर है, आप हर डिक्लाइन में फिलहाल बाइंग करके चल सकते हो। हायर साइड में आपको 280 283 का लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार स्विगी की कल लिस्टिंग हुई है और मार्केट क्लोजिंग आवर्स में उसने गेन्स के साथ एक बार मार्केट को सेटल किया है, डिस्पाइट कि कल के मार्केट में जो हमने फ्लैट बात देखा था उसके बावजूद भी मार्केट ने 11-12% 13% की जो तेजी स्विगी में हमको देखने को मिली। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होता है, क्योंकि ये दो ही स्टॉक ऐसे हैं इस इंडस्ट्री से जो मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। तो एक यदि स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट है तो उसका रिपल इफेक्ट जो है वो दूसरी कंपनी को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। कंपटीशन वाइज एक वो बात अलग होती है, वो लॉन्ग टर्म का नजरिया है कि स्विगी आने के बाद कि जोमेटो के मार्जिन कैसे स्क्यूज हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। बट शॉर्ट टर्म की यदि हम बात करें तो सेंटिमेंट पॉजिटिव क्रिएट हुआ है और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का फायदा डेफिनेटली जोमेटो को मिलने वाला है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही स्विगी की जो लिस्टिंग हुई है उसका फायदा जोमेटो के शेयर में भी साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। ट्रम्प साहब यूएस के नए राष्ट्रपति पद के तौर पर सामने आते हुए दिखे हैं। चुनाव के नतीजे उनके फेवर में आए थे और माना जा रहा है कि चाइना की और उनका जो रुख है वो काफ़ी कड़ा रहने वाला है, जैसा हमने पिछले टर्म में भी देखा था जब वो 2016 से 2020 के दौरान राष्ट्रपति थे। तो क्या इससे केमिकल शेयरों को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा? क्योंकि वैसे तो चाइना से कई सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो स्टील हुआ या फिर केमिकल हुआ, उनकी जो डंपिंग है वो दुनिया भर में होती है, लेकिन केमिकल माना जा रहा है कि एक बेनिफिशियरी के तौर पर साबित हो सकता है। आपकी क्या राय है सर, केमिकल शेयरों को क्या रिस्पाइट मिलेगी इससे? सर, मैं दो तरीके से इसको देखता हूँ कि यदि चाइना के एक्सपोर्ट को बैन करते हैं ट्रम्प या उन पर टैरिफ्स इंक्रीज करते हैं तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, चाहे वो मेटल्स को लेके हो चाहे वो केमिकल्स को लेके हो। तो इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों ही हमको देखने को मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट के ऊपर कि हाउ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजाइज दो इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना, कि अब डंपिंग कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और किस तरीके से इंपोर्ट टैरिफ इंडिया गवर्नमेंट भी यदि इनके ऊपर लगाएगी कि नहीं लगाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमको। डेफिनेटली इसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि यूएस चाइना से इंपोर्ट लेना बंद करता है केमिकल्स का तो इंडियन केमिकल जितनी भी कंपनीज हैं उनके रास्ते खुलेंगे कि वो यूएस को सप्लाई करें माल को। बट साइमल्टेनियसली वो इंडिया में भी यदि माल का इंपोर्ट होने लग गया तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर प्रूव हो सकता है। ठीक है। सब पावर शेयरों की आपने बात करी, आपने कहा एनटीपीसी पावर ग्रिड आपको पसंद है, लेकिन ट्रेडर्स के रडार पे जो स्टॉक रहते हैं पावर सेक्टर के अगर हम देखें तो उसमें सुजलॉन है, रतन इंडिया पावर है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन, टाटा पावर और रिलायंस पावर। इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? क्योंकि इनमें हम देखें गिरावट बहुत तेज हो रही है, खासतौर पर सुजलॉन की अगर हम बात करें। ठीक है, मैं एक सेकंड।
हाँ वेल तो बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल अभी स्लिप हो चुका है, और नियर टर्म में तो मेरे को फिलहाल लगता नहीं है कि इसका नियर अभी आसपास कहीं सपोर्ट लगता है। एंड आई फील पर्सनली कि चार्ट पे 50 से 51 का इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आता है, एंड इट इज लाइकली टू हेडिंग टुवर्ड्स दैट लेवल। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि 4 से 5 रुपए की गिरावट, 3 से 4 रुपए की गिरावट आप एक बार और दोबारा इसमें आपको सुजलॉन में देखने को मिल सकती है। पावर सेक्टर में जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा था कि मेरे जो रडार पे है वो एनटीपीसी पावर ग्रिड है। यदि एनटीपीसी पावर ग्रिड के अलावा भी जो डीलर्स के रडार पे ज्यादा रहता है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये भी मेरा एक प्रेफर्ड पिक है। यदि किसी को स्विच करना है इस सुजलॉन में, यदि किसी का पैसा लगा हुआ है यहाँ से निकाल के यदि वो किसी दूसरे एनर्जी स्टॉक में एनर्जी में ही लगाना चाहता है, तो मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी कि वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक बार पैसा लगा के चल सकता है। ठीक है, जो बाकी स्टॉक्स मैंने बताए सर, रतन इंडिया, एनएचपीसी, एसजेवीएन, टाटा पावर, रिलायंस पावर, इन सबको छोड़कर जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे फोकस करें। देखिए एनएचपीसी फिलहाल अभी मुझे ठीक लगता है। एनएचपीसी के पास यदि किसी की होल्डिंग है तो उसको वो होल्ड कर सकता है, अच्छी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही क्रूशियल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आता है इसका 74 के आसपास, उसके ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हद तक ये, यदि मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करता है ये रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करते हैं ये स्टॉक्स, तो एक शॉर्ट टर्म की गिरावट है। नजरिया किसी के यदि लंबे समय का है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फियरफुल वाला फैक्टर इसमें आने वाला है। तो एनएचपीसी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एनएचपीसी को फिलहाल अभी वो होल्ड करके चल सकते हैं। रिलायंस पावर की जहां तक आपने बात की, तो फिलहाल मेरे रडार पे ये स्टॉक रहता नहीं है, तो इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन दे नहीं पाऊंगा। एनएचपीसी को आप फिलहाल होल्ड कर सकते हो। यदि किसी के पास पैसा है तो स्टैगर्ड वे में 10 से 20% अमाउंट की वो एवरेजिंग करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक पावर स्टॉक्स की बात है, या फिर जो ट्रेडर्स के रडार पर ज़्यादातर रहते हैं ऐसे स्टॉक्स। सर नतीजों के लिहाज से देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दिख रहा है। जिन स्टॉक्स में रिएक्शन आया है या दिखेगा उसमें वोडाफोन आइडिया, जीआरएससी तो कल भी हमने देखा था काफ़ी गिरा था, आईएफसी भी गिरा है। बीएससी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे, इनका मुनाफा 3.25 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। ईएच के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, अशोका बिल्डकॉन अच्छा था, केनार कंस्ट्रक्शन के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे, पॉलीप्लेक्स, नाइका, शिल्पा मेडिकेयर, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे हैं। कुछ स्टॉक ऐसे भी है जिनमें रिएक्शन हमने नेगेटिव बनता हुआ दिखा है। कोई ऐसा स्टॉक नंबर्स के दम पर आपके रडार पे आया हो सर? जी देखिए मैं बीएससी को और केएनआर को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूं, तो मैं इस पे अपना व्यू दे पाऊँ शेयर कर पाऊँ आपको। फिलहाल बीएससी को मेरे को लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा है, बट हाँ करेक्शनल फॉल इस स्टॉक में ड्यू है। तो ऑल्दो हमारा सेंटीमेंट बुलिश है इस स्टॉक में, अब मुझे लगता है कि डाउन साइड में 44 तक के लेवल यदि किसी को मिलते हैं तो डेफिनेटली वो बाइंग करके चल सकता है। और लोअर साइड में 4250 का स्टॉप लॉस लगाइए, हायर साइड में आपको 4650 तक के लेवल बीएससी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं आपने यदि केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात की तो ऑलरेडी इसमें एक एक बहुत अच्छा रनअप रिजल्ट वाले दिन हमने आते हुआ देखा, और एक अच्छे हैवी वॉल्यूम के साथ आता हुआ देखा, बट अनफॉर्चुनेटली अपने हाइस को ये सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर के लेवल से एक बिकवाली हमको देखने को मिली। बट इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो अपनी बाइंग ट्रेजेक्टरी में एंटर कर चुका है। 307 रुपए 60 पैसे का फिलहाल अभी करंट रेट है शेयर का, और मुझे लगता है कि 293 का लेवल यदि होल्ड करता है, जो कि होल्ड कर सकता है ये, तो आने वाले टाइम में 340 तक के रेट आपको के एन आर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और बीएससी का टारगेट सर आपने 4250 बताया, कितना बताया? एक सेकंड सर, ये 4450 4450, सॉरी, ठीक है। नहीं ये टारगेट स्टॉप लॉस बताया था सर मैंने, 4250 का आपको स्टॉप लॉस बताया था। हायर साइड के टारगेट्स इसके रहेंगे इसके 4650 के। 4650 का टारगेट, 4250 का बीएससी में स्टॉप लॉस है। और दूसरा नाम आपने बताया केनार कंस्ट्रक्शन का, अगर 293 होल्ड करता है तो 340 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज भी बहुत सारे नंबर्स आने हैं सर, मैं कुछ पर्टिकुलर नाम आपके सामने रखना चाहूँगा, ऑल्दो पूरा चार्ट हमने प्रिपेयर किया है कि इनके नंबर्स आने हैं। कुछ पीएसयू नाम हैं जैसे एचएएल, बीडीएल जो डिफेंस स्पेस की कंपनियां हैं, आईटीआई जिसमें ऑर्डर विन के चलते हमने हाल फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप आता हुआ देखा, उसके नतीजे भी आएंगे, हीरो मोटो के नंबर्स भी आएंगे, और रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स भी आने हैं, रियल्टी पैक से सोबा के नंबर्स भी आएंगे, मुथूट फाइनेंस भी है। कुछ आप देखेंगे जो हाल फिलहाल जो स्टार्टअप स्पेस की कंपनी जैसे उसमें फर्स्ट क्राई हो, डिलीवरी हो, होनासा कंज्यूमर जैसे हम मामा के नाम से जानते हैं, इनके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। सर मेरा फोकस खास तौर पे एचएएल, बीडीएल, आईटीआई, हीरो मोटो और रिलायंस इंफ्रा पे है। तो देखिए संदीप जी इनमें से दो स्टॉक्स जो आपने नाम लिए, आई थिंक ग्राजिम के भी आज नंबर आने हैं, ग्राजिम और हीरो यस। मोटोकॉर्प के। तो मैं बेसिकली एफ एंडो कंपनी को ज्यादा ट्रैक करता हूँ, तो एफ एंडो में यदि आपने एच का नाम लिया तो
HAL को यदि मैं शॉर्ट टर्म के लिए देखूं तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत एक शार्प नब के बाद एक करेक्शनल फॉल हमको देखने को मिला है। और एक कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे शेयर ने एक बार फिलहाल क्लोजिंग दी है। 4066 के आसपास की क्लोजिंग थी इसकी। इनिशियल सेंटिमेंट की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर फिलहाल वीक है। कहीं कोई भी साइन ऐसा नहीं है इसमें कि आपको दिखे कि चार्ट पे रिवाइवल है। राइट, मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में यदि ऐसा ही रहा तो शेयर 3700 तक 3650 के आसपास यानी कि 3650 से लेके 3700 तक ये शेयर आ सकता है। बट यस, काफी कुछ डिपेंड करता है क्वार्टरली अर्निंग्स के ऊपर। यदि अर्निंग्स बीट्स द एस्टिमेट अच्छी आती हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करती हैं, तो मुझे लगता है कि जो कल का जो लो है 4060 के आसपास का, वो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बन जाए और हायर साइड में आपको 44 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पे अभी टेक्निकली तो फिलहाल ग्राफ बहुत डिस्टॉर्टेड है, बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट यदि रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं और एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं, गाइडेंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली इसको देखने को मिल सकती है। बट रिमेंबर, इसमें तेजी जब भी आएगी जब ये शेयर 4600 के ऊपर निकलेगा। टेक्निकली तेजी इसमें जब भी आएगी 4600 के ऊपर जब शेयर ये निकलेगा और क्लोजिंग देगा। फ्रेश बाइंग हमको जब भी देखने को। ठीक है, तो HAL में 4060 के आसपास की हमने देखा है कि क्लोजिंग है, लेकिन 4600 का लेवल जब पार होगा तभी यहाँ पे जो नई तेज़ी है वो स्टॉक में बनती हुई नज़र आ सकती है। आखिरी सवाल आपसे सर, आज के लिए या फिर नवंबर महीने के लिए, या फिर आपको जब भी लगे कि बाज़ार में गिरावट थमती हुई नज़र आएगी, कोई ऐसे स्टॉक्स, क्योंकि आप सेक्टर स्पेसिफिक तो कह नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपके रडार पे हैं उनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि अभी भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं टेक्निकली सही या फिर अर्निंग्स के लिहाज से, जहां आप खरीदारी करने की या फिर बॉटम फिशिंग की राय देंगे? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें आप एक बार पैसा लगा के जा सकते हैं। तो मेरे रडार पे फिलहाल अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जो रहेगा वो HDFC AMC रहेगा। काफी अच्छा नजर आता है ये शेयर। तो मुझे लगता है कि यदि आपका नजरिया थोड़ा थोड़ा सा लंबा है, आई मीन 6 मंथ तक का नजरिया यदि कोई रख के चलना चाहता है, तो करंट मार्केट रेट पे आप HDFC AMC को बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4090 का मेंटेन करना है और हायर साइड में अपने रिसेंट टॉप को ये शेयर रीगेन कर सकता है, जो कि 4850 के आसपास का, यानी कि 4850 के आसपास का इसका जो रिसेंट टॉप है। सेकंड शेयर की मैं बात करूं तो मैंने आपको फार्मा में बताया था, PPL फार्मा यानी कि पीरामल फार्मा। उस शेयर को आप एक बार एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। ये एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है और मुझे लगता है कि काफी चार्ट पे काफी अच्छा पोज्ड होता है। ये रिटेल का भी काफी फेवरेट काउंटर हो सकता है, क्योंकि ये इसका जो टिकट साइज है वो 250 रुपए के आसपास तक का है। 244 के आसपास फिलहाल ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। हायर साइड में आई बिलीव 280 तक के रेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 236 का आपको एक बार स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ठीक है, तो इसमें भी 6 महीने का ही व्यू है सर? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा कम व्यू है। आपको आप 1 महीने तक का व्यू लेके चलिए, बट HDFC AMC में थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना है। ठीक है, तो एक आप कह रहे हैं कि HDFC AMC अगर आप 6 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 4850 तक के टारगेट आ जाएंगे, 4265 के आसपास है, 4090 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और 1 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो रिटेल का जहाँ पे फोकस रहता है, PPL फार्मा, जिसे हम पिरामल फार्मा के नाम से भी जानते हैं, इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1 महीने का व्यू होगा तो 280 रुपये तक के टारगेट्स आ जाएंगे और स्टॉप लॉस आपको इस केस में 236 रुपये का रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी पिक्स बताने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? नहीं सर, जिन स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया है उनमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई दुविधा है, किसी स्टॉक को लेकर आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल के साथ जुड़ सकते हैं। वो आपके लिए खास कार्यक्रम लेके आते हैं बीच बाजार, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स की बातचीत होती है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे चर्चा होती है। इसके अलावा नतीजों का किस तरह का इम्पैक्ट मार्केट्स पे आ रहा है, FIs का क्या रुझान है, DIs क्या कर रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको मिलती है और आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में। तो क्या खरीदें क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। लंबे वीकेंड की और बाजार बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं उससे पहले बाजार में आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो बाजार में शायद कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा आता हुआ दिखे। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।